तो ईरान इजराइल युद्ध का अगला पड़ाव क्या होगा, ये पहले से तय था। इस जंग में अमेरिका के कूदने से दुनिया भर के देशों को कोई हैरानी नहीं हुई। सीधे मुद्दे की बात करें तो अमेरिका ने साफ कह दिया है कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। तो वहीं इजराइल ने भी ईरान पर हमले बढ़ाए हैं, उसे चेतावनी दी है कि खामनेई का भी हाल सद्दाम हुसैन जैसा होगा। यानी इस युद्ध का अंत क्या ईरान में तख्तापलट के साथ खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप देखिए ये रिपोर्ट। आगे युद्ध के हर पहलुओं पर एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। ट्रंप का फरमान, सरेंडर करो ईरान। इजराइल ने ईरान में कोहराम मचा रखा है और इस कोहराम का केंद्र है तेहरान। लेकिन ठहरिए, अमेरिका भले ही ईरान को सरेंडर करने की बात कह रहा हो और इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हो, लेकिन इस युद्ध का असल केंद्र तेहरान के साथ साथ खामेनेई है। लगता है इजराइल ने ठान रखी है कि ईरान के इस धार्मिक नेता की साख को मिट्टी में मिला देना है। बल्कि खबरें तो ये भी हैं कि अगर अमेरिका इजराइल को नहीं समझाता तो शायद ईरान के मारे गए सैन्य कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों के साथ साथ खामेनेई भी इजरायली हमले की जद में होते। फिलहाल तो अमेरिका ने खामेनेई पर दबाव बनाते हुए साफ कर दिया है कि वो रडार पर तो हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। यानी खामेनेई का ठिकाना इजराइल के निशाने पर है, लेकिन इस निशाने पर इजराइल अटैक कब करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल धार्मिक नेता खामेनेई भी किसी हाल में इस जंग में झुकने को तैयार नहीं दिखते। तभी तो ईरान ने पहली बार फतह-1 मिसाइल का इस्तेमाल इस जंग में किया है। बता दें कि फतह-1 ईरान की सबसे अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल है और इसके इस्तेमाल होने का मतलब है कि ईरान अब इजराइल के हमले को झेल पाने में नाकाम दिख रहा है और यही वजह है कि वो फतह-1 के जरिए इजराइल के हमले को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर इजराइल और अमेरिका इतनी आक्रामक रणनीति के साथ ईरान पर क्यों धावा बोल रहे हैं। तो जग जाहिर है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देना चाहता। वहीं ईरान फिलहाल परमाणु अप्रसार संधि से निकलने का मन बना चुका है। तो क्या माने कि ईरान परमाणु संपन्न देश होने की कगार पर है और यही वजह है कि उसे रोकने के लिए ही इजराइल ने इस जंग को छेड़ा है। एक तरफ अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध में कूद गया है, तो वहीं चीन ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई है। चीन ने कहा है कि इजराइल ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है, जबकि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने तो एक तरफा ईरान का पक्ष लेते हुए कहा है कि तेहरान इस जंग में अकेला नहीं है। यानी ईरान इजराइल की इस जंग में दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है और अब इसका ग्लोबल असर भी दिखने लगा है। तो क्या माने कि ईरान और इजराइल के बीच चल रही ये जंग शुरू तो हो गई है, लेकिन खत्म कब होगी किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर है ये मुद्दा हर रोज एक नया रंग ले रहा है और पूरी दुनिया की नजर इजराइल और ईरान के इस युद्ध पर है। इसके परिणाम क्या होंगे उसकी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, आकलन किए जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अजय बग्गा, मार्केट एक्सपर्ट और आर्थिक मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ एस डी मुनी हैं, पूर्व राजनयिक हैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर संदीप थापर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैं। तो अजय सर, संदीप सर और मुनी सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अजय सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरह से हम डे टू डे इसमें एक्शन देख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं एक नया मोड़ आता जा रहा है युद्ध का, क्या हम इससे मान के चलें कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? नहीं, वो तो कहना मुश्किल रहेगा, बट जैसे आपने सेगमेंट में भी कहा, किसी को पता नहीं कि इसको अंत कैसे करना है। इजराइल के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो ज्यादातर उन्होंने बहुत जल्दी हासिल कर लिया। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ वो अग्रसर हैं और न्यूक्लियर उड़ाना तो इजराइल की क्षमता में नहीं है, उसके लिए अमेरिका को उतरना पड़ेगा। अब अमेरिका के सामने तीन मुद्दे हैं। एक, वो डिप्लोमेटिक हल ढूंढ पाते हैं कि नहीं, वो कर नहीं पाए अभी तक। ज़रूर वो प्रेशर डाल रहे हैं, बट जिस तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं वैसा फेस सेविंग तो दे नहीं रहे वो।
ईरानी रेजिम को। दूसरा है कि वो खुद उतरते हैं क्या जंग में, अगर उतरते हैं तो फिर ईरान उनके बेसिस को भी टारगेट करेगा। और तीसरा उनके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस हद तक वो इसराइल को सपोर्ट करते रहेंगे। इसराइल के पास अब 12 दिन का एयर डिफेंस का असला रह गया है, तो 12 दिन तक वो अपने को महफूज रख सकते हैं ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स के सामने। और इसराइल इसीलिए आगे बढ़ा है क्योंकि अमेरिका उसको अनलिमिटेड आर्मामेंट्स देता रहा है। तो अब ये बहुत अहम मुद्दा है ट्रंप के सामने। ईरान की हालत खराब है, उसका बजट दीपक जी बैलेंस होता है $163 पे अगर क्रूड हो तब ईरान का बजट बैलेंस होता है। 43% उनकी इन्फ्लेशन चल रही है। पिछले 5 दिनों में करेंसी और 10% नीचे चली गई है, तो इकोनॉमी बदहाल है। बट ये है कि 9 करोड़ की आबादी का देश है, छोटा देश नहीं है, हिस्टोरिकली काफी बड़ा देश भी रहा है। और वो इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकेंगे, और उनके पास भी और इमरजेंसी मेजर्स हैं जो वो पर्शियन खाड़ी के अंदर अगर वो लाते हैं तो तेल की कीमतें बढ़ाकर वो सबके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। तो उनके पास भी सिनेरियोज हैं। ये ज़रूर है कि उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी आया, और जिस तरह से इजराइल और इजराइल का इंटेलिजेंस विंग ने इतनी तेजी से उनकी मिलिट्री लीडरशिप और न्यूक्लियर लीडरशिप को तहस-नहस किया, उससे वो जरूर सरप्राइज हुए होंगे। बट अब वो रिकवर भी कर रहे हैं। 2000 मिसाइलें थी, 350 दाग चुके हैं इजराइल के ऊपर, बट 1500 से ज्यादा मिसाइलें अभी भी पड़ी हैं उनके पास। बिल्कुल, बड़े बड़े खूबसूरती से जिस तरह से बग्गा सर आपने बताया। एसडी मुनी सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह बग्गा सर ने बताया कि इजराइल के पास महज 12 दिनों का असला बचा हुआ है। जाहिर तौर पर ईरान की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में जो अन्य देश हैं, अन्य शक्तिशाली देश हैं, उनके बयान से दोनों देशों को सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ईरान को धमकाना, चीन और उत्तर कोरिया का खुला समर्थन तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर रहा है? देखिए, जो हो रहा है बयानबाजी से, वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है, जिसमें ट्रम्प चाहते हैं कि डरा धमका कर कि हम खुमैनी कहाँ है, हमको पता है, हम उनको कभी भी ले उड़ा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं उड़ाएंगे। और दूसरी तरफ जो ईरान का डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, मिलिट्री का भी और पॉलिटिकल का भी, वो काफ़ी उसकी क्षति हो चुकी है। ईरान का जो एयर डिफेंस है वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है। हालांकि उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, खास तौर से फर्दो में, जहां पर भी रियल सब्सटेंशियल उनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, वो अभी भी सुरक्षित है। और आशा की जाती है कि जब तक अमेरिका उनको बंकर बस्टर बॉम्ब्स नहीं देगा, तब तक उसका कोई नुकसान इजराइल के अपने आप से नहीं हो सकता है। तो जो अगला कदम है, वो सही बात है कि इजराइल की अपनी क्षमताएं भी कम हो रही हैं, तो बयानबाजी तो हो रही है अभी। और ये भी है कि देखिए, हम लोग ये भी कहते हैं कि रूस और चीन शायद ईरान को मदद करे। आप ये बात मत भूलिए कि अभी रूस को ईरान ने सप्लाई किए हैं बहुत सारे ड्रोन्स, और इस तरह से आपस में मदद उनकी हो सकती है, लेकिन क्या हद तक होगी वो मदद, वो सबसे बड़ा मसला है। और जहां तक अमेरिका की बात है, लोग अटकलें लगा के बैठे हुए हैं कि अमेरिका खुद वॉर में नहीं उतरे। अगर अमेरिका खुद वॉर में उतर गया तो समझ लीजिए आप तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है। मैं समझता हूँ अमेरिका ये समझ रखेगा, अभी इस तरह से हालत को बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि उससे अमेरिका का भी कोई लाभ नहीं होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला है। और ट्रंप ने बड़ी 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 गलती की कि 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था ईरान के साथ, उससे वो 2018 में बाहर आ गए और खामखाम से ये स्थिति पैदा कर दी जहां अब आज उनको ईरान को चैलेंज करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी अहम बात आपने कही। संदीप थापर सर, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि एसडी मुनी सर ने और बग्गा सर ने बताया, ईरान और इजराइल की जो सैन्य क्षमताएं हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उनका जो है वो कंपैरेटिव विश्लेषण करना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
एसडी मुनीर सर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाने की कोशिश है, क्योंकि नेतन्याहू ने यह भी कहा है वहाँ के लोगों को, ईरान के लोगों को, कि आपको आज़ादी मिलेगी, आपके लिए हम खुद एक तरह से काम कर रहे हैं और आप सैन्य जो भी ठिकाने हैं उनसे दूर हट जाएं। तो क्या एक आंतरिक युद्ध की तैयारी है, पहली चीज़। दूसरी बात कि ईरान और इजराइल की जो सैन्य क्षमताएं हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं काफी हद तक वगा साहब से और मुनी सर से एग्री करता हूं जो उन्होंने बोला। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पार्ट हो गया है लड़ाई का, इतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी अलग एक अहम भूमिका है। हम आते हैं कि दोनों कंट्रीज की स्ट्रेंथ क्या है, अभी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। अभी आप देखिए 3 साल से तो इसराइल अपने आसपास लड़ रहा है, तो उसकी भी जिसे बोलते हैं फटीग, बैटल फटीग, वो काफी हद तक ज्यादा हो गई है। और जैसे कि बगा साहब ने बताया, उनकी काफी हद तक मिसाइल्स और इक्विपमेंट बहुत लिमिटेड रह गया है। सप्लाई तो आनी है, अश्योर्ड है, लेकिन सप्लाई आने में भी टाइम लगता है। दूसरा, मेरे हिसाब से ईरान गाजा नहीं है, हमास नहीं है, लेबनान नहीं है। ईरान 9 लाख की, 9 करोड़ की, जैसे 6 लाख फौज है उसकी, एक बड़ा मुल्क है वेस्ट एशिया का। तो वो हमास की तरह या लेबनान की तरह पुश ओवर नहीं है। कोई शक नहीं कि इजराइल उससे ताकतवर है। देखिए, लड़ाई टैंकों की, आर्टिलरी की, इन्फेंट्री की नहीं हो रही, लड़ाई सिर्फ मिसाइल्स और एयरफोर्स की हो रही है, क्योंकि बहुत, दोनों मुल्कों में बहुत गैप है। तो किसके पास ज्यादा इक्विपमेंट है, किसके पास, किसकी एयर डिफेंस ज्यादा काबिल है दूसरों की मिसाइल रोकने में, अल्टीमेटली यही डिसाइड करेगा। तो ये फैक्टर मैं समझता हूं कि ये, अगर ये दोनों लड़ते रहे तो इतनी जल्दी ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला। करेक्ट। बाकी बात करें अगर अमेरिका की आने की, तो अमेरिका की जो इंटरनल उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट, अंदरूनी अमेरिकन नहीं चाहते कि वो आए। ट्रंप ने खुद बोला पहले कि हमने वी वेस्टेड $2 ट्रिलियन वेस्ट एशिया में, हम क्यों जाएं। लेकिन इसराइल उसको धकेल रहा है। और अभी आप सुन रहे हैं जैसे कि B-12 बॉम्बर्स भी जा रहे हैं, और सी से भी काफी जा रहे हैं। मैं तो इतना कहता हूं कि जो ट्रम्प वापस आए हैं वो इसी प्लानिंग में आए हैं। कल जो पाकिस्तान के चीफ लंच कर रहे हैं, क्या हो सकता है कि ट्रम्प उनको बोल रहे हो कि अगर हम आते हैं तो क्या आप हमको बेसिस देंगे पाकिस्तान में, सी या एयर बेसिस देंगे? करेक्ट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और बेशक पाकिस्तान ईरान के साथ है, लेकिन पलटवार करने में कोई ज्यादा टाइम लगता हो, पाकिस्तान ने पहले ही पलटवार किया हुआ है। करेक्ट। तो ये पॉसिबिलिटी भी है। तो मुझे लगता है द मोमेंट अमेरिका वॉर में आया तो ईरान के लिए खत्म है काम। करेक्ट। क्योंकि उसकी काबिलियत नहीं है। बेशक वो जो 40-50 हजार अमेरिकन सोल्जर्स हैं इराक में, उनके ऊपर थोड़ा बम्बार्डमेंट करेगा, थोड़ा हुतीज को बोलेगा, हो सकता है थोड़ा सा वो अपने स्ट्रेट्स बंद कर दे, शिपिंग में प्रॉब्लम खड़ी कर दे, लेकिन वो ज्यादा प्रॉब्लम उसको अपने के लिए ही होगी। लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिक सकता अगर अमेरिका आया। अगर अमेरिका नहीं आता तो फिर ये लड़ाई थोड़ी देर चलेगी। बिल्कुल, यानी बड़ा रोल अमेरिका निभाएगा कि उसका, बिल्कुल सर, बड़ा रोल अभी अमेरिका निभाएगा कि उसका क्या रिएक्शन होता है और क्या एक्शन होता है। बग्गा सर, आपसे समझना चाहेंगे, इस पूरे युद्ध में हर देश की अपनी रणनीति है, अपना रुख है, अपना उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसकी चिंताएं हैं। ईरान इजराइल युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। इसका भारतीय शेयर मार्केट पर और रुपए पर कितना और कब तक प्रभाव आप देख रहे हैं? देखिए, हमारा बजट में $75 पे हमने लिया हुआ था क्रूड ऑयल, जो यूनियन बजट पारित हुई है हमारी। अब वो 65 पे चल रहा था ब्रेंट, और हमारा जो दुबई बास्केट होता है 62 तक चल रहा था। तो दिख रहा था कि शायद इससे फिस्कल स्पेस भारत में क्रिएट होगा, और साथ में बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बेहतर होगा कीमतें कम होने की। अब जैसे ब्रेंट $75-76 पे भी पहुंच गया है, और आप देखें जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो 1-2 टैंकर गिरा देते हैं ईरान,
और वहां से तेल बंद कर देते हैं शिपिंग, तो 24% दुनिया का तेल वहां से जाता है रोजाना। उसमें 2 मिलियन बैरल ईरान का भी है। अगर ईरान को आप हटा देते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूएई और सऊदी के पास 4 मिलियन बैरल की एडिशनल कैपेसिटी है, वो पंप कर सकते हैं। तो वो इशू नहीं है। बट अगर ईरान पर्शियन गल्फ से तेल का जो शिपिंग है उसको रोक देते हैं जी। तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें अच्छी बात क्या है, 1980 के दशक में भी जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था, खाड़ी पे दोनों बैठे हुए थे, तब भी ये बंदर बंद नहीं हुआ था। तो ये अपना पर्शियन गल्फ बंद नहीं हुआ था। तो लगता नहीं कि इस तरह का एक्सट्रीम मेजर लेंगे। बट अगर रेजीम गिरने की कगार पे हुआ और उनको एस्केप नहीं मिला, जैसे सीरिया में असद को रशिया जाने दिया, अमेरिका ने सेफ पैसेज कर दिया उनके लिए, तो फिर हमने देखा कि रेबल्स ने टेक ओवर कर लिया। अगर ईरान में इस तरह की बात आती है और अगर रेजिम देखता है कि हम तो डूबने ही वाले हैं, सबको डूबने की कोशिश करेंगे, तो वो हो सकता है। और भारत की इकोनॉमी पे फिर असर आता है। बट ये हमने 3 चीजें बहुत अच्छी की हैं। एक, हमारा तेल अब कई जगहों से आता है, रशिया से भी आ रहा है, तो हमारा खाड़ी के ऊपर जो डिपेंडेंस था वो कम हुआ है। दूसरा जो हमने किया है कि तेल की इंटेंसिटी हमारे जीडीपी में हमने कम की है, तो वो जरूर हमें फायदेमंद रहेगा। और तीसरी अहम बात जो है, इकोनॉमी अब ज्यादा सर्विस इकोनॉमी है हमारी, वो हेल्प करती है कि तेल पे इतना निर्भर नहीं है। जो आपका 15 से 17% आपका मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है और ट्रांसपोर्ट जीडीपी है, उसके आगे अगर आप देखें तो उतना इंटेंसिटी नहीं है तेल का। बिल्कुल। कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी जरूर, और सरकार को भी मुश्किल हो जाता है फिर अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक तरह से मैनेज करना। तो वो तो इशू रहता है और रिस्क ऑफ रहता है। तो विदेशी निवेशक हमारे से भी पैसा निकालेंगे, जो हम देखते रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में। बिल्कुल, यानी आपका कहना है कि हमने ऑलरेडी ऑप्शन तैयार कर रखे हैं, हमने आकलन भी कर रखा है अगर स्थिति बिगड़ती है तो हमें कैसे चलना है। मुनी सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि भारत ने अब तक इस पूरे युद्ध में, इस पूरे संघर्ष में तटस्थ रुख अपनाया हुआ है। क्या ये रणनीति आने वाले समय में आगे भी बनाए रहना संभव हो पाएगा? ये तटस्थ तो है, लेकिन बहुत तटस्थ नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो आपकी इंडिया की वोटिंग्स है यूनाइटेड नेशंस में जी। या और जगह में, वहां पर उसमें अमेरिका की तरफ और इजराइल की तरफ झुकाव साफ लगता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी हमने पाकिस्तान से जो परेशानियां झेली हैं, उसमें मुस्लिम कंट्रीज हमारे लिए कोई खास तरह से खड़े नहीं हुए। ईरान भी हमारे साथ कोई खास तरह से खड़ा नहीं हुआ। तो ये कहना कि हम बिल्कुल तटस्थ हैं बहुत ठीक नहीं होगा। ओके। हालांकि वो रेटरिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे हम सबसे शांति की बात कर रहे हैं, नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं। वो हमारा पुराना स्टैंड है कि हम जहाँ कहीं लड़ाई होती है, चाहे वो यूक्रेन का मसला हो, पहले हमास का मसला हो और अब ईरान का मसला हो, कहीं पर भी हम लोग यही बात करेंगे कि आपस में शांति रहनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं। जैसे अभी बगा साहब ने बताया, एनर्जी के मामले में देखिए प्राइसेस तो बढ़ेंगे ना, प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरी तरफ आप देखिए हमारे स्टूडेंट्स, हमारा जो डायस्पोरा है वो एकदम से डिस्टर्ब हो गया है, और उसको वापस लाना अपने आप में एक मायने रखता है, जिसके लिए भी गवर्नमेंट को टेंशन भी बढ़ेगा और उसके ऊपर बर्डन भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ फिर जो सप्लाई चेन्स हैं वो अवरुद्ध हो जाएगी पर्शियन गल्फ में, हॉर्मोज में, जो जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे एयरलाइंस जो आते हैं, हवाई जहाज आते हैं, वो उस इलाके से उड़ नहीं सकते, और अगर पाकिस्तान हमको फिर नहीं उड़ने दे तो बहुत उसका एक्सपेंसिस होगा। तो इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे भी, इंडिया की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी पे भी बहुत उसका असर होगा। इसका ख्याल हमको रखना पड़ेगा, और वो चहुमुखी होगा। एक तरफ खाली एक एनर्जी के मसले को लेकर नहीं है, उसके दूसरे पहलू भी हैं जिनको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। एक मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये जब से सीरिया से असद का
पतन हुआ है। जी। और उधर सीरिया और जॉर्डन दोनों बहुत ईरान के पक्ष में नहीं है, तो उसने भी ईरान की स्थिति को कमजोर बना दिया है। तो जियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हम्म। पिछले दो चार साल में हुआ है, उससे भी ईरान की स्थिति जो है अभी वो कमजोर हो गई है। ओके। हालांकि आज अमेरिकन ये रियलाइज करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इराक को तबाह किया, इराक को तबाह करने का सीधा असर हुआ था कि हम्म। वेस्ट एशिया में ईरान उभर कर आया, और इसीलिए अब उनको ईरान को कंट्रोल करने की बात करनी पड़ रही है। ओके। संदीप थापर सर, आपसे समझना चाहेंगे, अगर ये संघर्ष खुली जंग में बदलता है, सारे देश जो कह रहे हैं अगर ये और ज़्यादा स्थिति बढ़ती है, यानी मैं कुछ कुछ ये कह रहा हूं कि अगर तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनती है, तो फिर भारत की तैयारी क्या होगी? देखिए, भारत का जैसे कि हम दोनों मुल्कों के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, हम्म। और जैसे कि डिस्कस कर रहे थे इससे पहले भी, हम एक एक तरीके से बैलेंसिंग एक्ट पे करना है। हम्म। हम ऑस्टेंसिवली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, ना ना कोई फौज भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बेसिस का ही होता है कि ऑपरेटिंग से अमेरिकन फोर्सेस को बेस देना या सी से सपोर्ट करना, वो भी मुझे कम लाइकली लगता है। बिकॉज देखिए, अगर अमेरिका इस लड़ाई में घुसता है तो एक दो फैक्टर रशिया के और चाइना का भी है। अब रशिया में भी, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ लगा हुआ है इस टाइम, बिजी है लड़ाई में, शायद वो इनिशियली ना आए, लेकिन हो सकता है किसी स्टेज पे वो भी ईरान की सपोर्ट में आए। चाइना तो बेसिकली, चाइना तो पैसे के हिसाब से सोचता है, तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन सोचता है, तो अभी तो वो भी ना ना कर रहा है। लेकिन किसी ऐसे मौके पे अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन आ गई, दो गुटों में पूरा पट गया, पूरी तो फिर हो सकता है चाइना को भी एक सपोर्ट रशिया और इसका ईरान को लेना पड़े। तो बिल्कुल। लेकिन इंडिया का मैं जैसे समझता हूँ, वो एक बैलेंसिंग एक्ट ही रहेगा। उससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि हम कुछ या इक्विपमेंट या बेसिस किसी को सप्लाई करेंगे। बिल्कुल, यानी हम बैलेंसिंग एक्ट में ही रहेंगे, ये कहना है थापर सर का। बग्गा सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि पूरी दुनिया में कुछ भी होता है तो उसके उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम देखते हैं बाज़ारों पर पड़ता है। जाहिर तौर पर जो निवेशक हैं उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो बाज़ार में अभी हम सेक्टर रोटेशन की चर्चा देख रहे हैं। क्या डिफेंस, एनर्जी और गोल्ड सेक्टर इस संकट में सुरक्षित ठिकाने बनते साबित हो रहे हैं? हाँ जी, देखें तो सेफ हेवन बाइंग हो जाती है। और सेफ हेवन क्या ट्रेडिशनल रहता है, सोना हो गया, चांदी हो गया, कुछ हद तक प्लैटिनम वगैरह, तो प्रेशियस मेटल्स होते हैं। करेंसीज में डॉलर होता है, येन होता है, स्विस फ्रैंक होता है, वो सब बढ़ते हमने देखा है। ट्रेडिशनली क्या होता था, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे जाते थे। बट अभी दुनिया के सामने एक और संकट है कि 37 ट्रिलियन डॉलर का यूएस का डेट है जो वो बढ़ाते जा रहे हैं, और ट्रम्प का जो बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल है वो उसमें और इजाफा करेगा। तो इस पर ही हम ये नहीं देख रहे कि डॉलर बॉन्ड बाय किए जा रहे हैं, वो जापानीज बॉन्ड खरीदे गए, स्विस फ्रैंक के बॉन्ड खरीदे गए, और यूरो बॉन्ड्स में पैसा गया है, और सोने में तो पैसा जा ही रहा है। वो तो मल्टी ईयर का ट्रेंड है। तो ये डिफेंसिव स्टॉक्स में पैसा जाना शुरू हो जाता है, डिफेंसिव सेक्टर्स में। एनर्जी को तो बूस्ट मिलता ही है, क्योंकि उनको घर बैठे हुए ज़्यादा कीमत मिलने लग जाती है। तो जो उत्पादक कंपनियां हैं उनके लिए बेहतर होता है। जो मार्केटिंग कंपनियां होती हैं उनके लिए कई बार अगर वो कीमतें नहीं बढ़ा पाती, सरकार अगर अंकुश लगाती है उनकी कीमतों पर, तो हम देखते हैं कि मार्केटिंग कंपनियां उनका मार्जिन कम आने लग जाता है। तो ये होता है हिसाब। बट एक चीज हमें जहन में रखनी है कि ये युद्ध का जो इम्पैक्ट होता है ये लिमिटेड होता है। बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर वन टू जैसा युद्ध छोड़ दीजिए, बाकी अगर आप देखें और या जैसे टेररिस्ट एक्शन देखें, 9/11 जब हुआ तो 5% तेल बढ़ा। बट विद इन 15 डेज तेल 25% नीचे आना शुरू हो गया था, करेक्ट। क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी क्षतिग्रस्त होते दिख रही थी। ऐसे ही
जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो 30% क्रूड ऑयल बढ़ गया था। यहाँ तो हमने कोई 10% का ही इजाफा देखा है, बट 30% बढ़ा। बट 2 महीने में वो वापस आ गया था, -30 पे आ गया था, वो जीरो हो गया था युद्ध से पहले। तो ये टेम्पररी रहता है, ज्यादातर ये टेम्पररी रहता है, इतना इम्पैक्ट नहीं होता है ऐसे जियोपॉलिटिकल रिस्क का, क्योंकि मार्केट्स भी सोचते हैं अगर कल को तख्ता पलट जाता है ईरान में, जी। पूरे मिडल ईस्ट में एक राहत की सांस आएगी, क्योंकि वही एक्सपोर्टर हैं सबसे बड़े टेरर के। पाकिस्तान के साथ मिलके अगर आप देखें, ईरान ही सबसे ज्यादा करता है। तो अगर तख्ता पलटा जाता है, पहले लगेगा इंस्टेबिलिटी, कल मैक्रोन ने भी बोला इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, बट उसके बाद वो ग्रेटर स्टेबिलिटी आता है रीजन में और आप बेटर प्राइसेस देखेंगे। तो मार्केट फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है, 6 महीने आगे की सोचते हैं, इसलिए वो जो इम्पैक्ट आता है तीव्र आता है, बट शॉर्ट लिव्ड होता है। बिल्कुल। मुनि सर, इसके एक दूसरे पहलू को समझना चाहेंगे कि चीन के ईरान के साथ खुलकर आने से भारत चीन समीकरण और अधिक बिगड़ सकते हैं क्या? इस पर आपका आकलन क्या है? और इसके साथ में क्या भारत को यूएन, ब्रिक्स या किसी अन्य मंच के साथ इस युद्ध को रोकने की पहल करनी चाहिए? देखिए, चीन के साथ तो हमारे जो संबंध हैं वो अ, बदलने शुरू हो गए हैं, और अभी से भी काफी महीनों से, पिछले 4-6 महीने से बदलने शुरू हो गए हैं। और अभी पहलगाम के मसले पर भी चीन ने, हालांकि चीन का पूरा समर्थन पाकिस्तान को है और सारे हथियार उनको दिए हुए हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उन्होंने भी बैलेंस रखने की कोशिश की है। जहां तक इस वॉर का सवाल है, चीन और रूस दोनों ही अभी बड़े कॉशियस हैं। एक तो उसके दो कारण है, एक तो ये कि ट्रम्प ने खुद रूस को प्लेकेट किए रखा है, गुड ह्यूमर में रखा है। जैसे अभी वो G7 में गए तो उन्होंने कहा कि रूस को यहाँ पर रहना चाहिए। फिर रूस के साथ उनका यूक्रेन में जो संधि कराना चाहते हैं, शांति कराना चाहते हैं, उसमें भी उसकी उनको जरूरत है। और चीन से भी रूस को अलग करना चाहते हैं, तो रूस को मॉडरेट किया हुआ है। उसी तरह से चीन के साथ भी व्यापार संबंध में देखिए, 245% का वो टैरिफ लगा रहे थे, उससे आ गए वो 10% पर। तो ये भी एक टेक्टिकल मूव था। और मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर भी इंडिया को लेकर एक बैलेंस रखा था, उसकी बड़ी वजह यही थी कि अगर ईरान में कुछ हो तो पाकिस्तान पूरी तरह से ईरान के साथ नहीं जाए। तो ये टेक्टिकल मूव होने से अभी बैलेंस बना हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका ओपनली इजराइल की तरफ वॉर में आ जाता है तो स्थिति पूरी बदल सकती है, और तभी वही सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है कि वो तीसरे युद्ध की सीमाएं उसमें रेखांकित होने लगेंगी। बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही आपने। थापर सर, आपसे सवाल ये होगा कि अगर होर्मुज जल डमरू मध्य असुरक्षित होता है तो इंडियन नेवी की क्या रणनीति, क्या भूमिका होनी चाहिए? और इससे जुड़ा हुआ एक और कि क्या इस संघर्ष के बहाने भारत को इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, पहले मैं दूसरा सवाल लेता हूँ। इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन तो पहले से ही इस सरकार का फोकस था, मेड इन इंडिया का। और ऑप सिंदूर के बाद तो और हो गया है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी रखनी है, क्योंकि किसी भी मुल्क पे आप भरोसा नहीं रख सकते कि आपके, अभी जैसे मुनी साहब ने बोला कि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम मुल्क ने हमें इतना सपोर्ट नहीं किया ऑप सिंदूर के बाद। तो फॉर्चुनेटली हम उनसे कोई इक्विपमेंट नहीं ले रहे थे, लेकिन यही चीज और मुल्कों के साथ भी हो सकती है। तो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, फास्ट पेस पे करना पड़ेगा। खासकर देखिए, हमारी प्रॉब्लम इक्विपमेंट बनाने में है, हमारी प्रॉब्लम इंजन में की प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट में कोई, हम टैंक बनाते हैं तो हमें इंजन चाहिए, एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो इंजन चाहिए, तो वो हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी सप्लाई डिले हो जाती है, तो हमारा सब पूरा चेन खराब हो जाता है। तो बाकी आप स्टेट हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, पर्शियन गल्फ की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर वो ब्लॉक हो गया किसी वजह से, जानबूझ के ईरान ने किया या किसी एक्शन की वजह से ब्लॉक हो गया, तो सारा जो सी ट्रांसपोर्ट होगा वो अरेबियन सी से होगा। तो
मेरे हिसाब से हमें तो ये करना पड़ेगा कि हमें अपना इलाका सिक्योर करना पड़ेगा। काफी मूवमेंट होगी इस इलाके से, तो करेक्ट। हमें एक तरीके से फ्लैग प्रोटेक्शन टाइप, ताकि कोई टारगेटेड ना हो, और अपनी शिप्स जो जा रही हैं उनको भी प्रोटेक्शन देने के लिए हो सकता है दूसरे मुल्क भी हमसे प्रोटेक्शन मांगे कुछ देने के लिए नेवल की तरफ करेक्ट। से, तो हम वही दे सकते हैं। तो मोर ऑफ अ बिनाइन टाइप होगा कि हमें अपनी प्रोटेक्शन और जो मांगे उसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन। मैं ये नहीं समझता कि कोई फेंसिव रोल हमें करने को मिलेगा, करेक्ट। प्रोटेक्टिव रोल ही मिलेगा। जाहिर तौर पर जिस तरह से गतिविधियां हमेशा बदल रही हैं, हम देख रहे हैं कि रोज कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़र इस स्थिति पर बनी हुई है। सबकी अपनी रणनीति है, सबकी अपनी चिंताएं हैं, और जाहिर तौर पर अब ये जो युद्ध है उसका रुख किस तरह से बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। आगे किस तरह से चीज़ें बदलेंगी उस पर रिएक्शंस देखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि भारत की स्थिति क्या होगी, पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से बदलेगा, और इस चर्चा को आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल वक्त को देखते हुए अब अजय बग्गा सर और थापर सर और मुनीर सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को क्लैरिटी देने के लिए इस टॉपिक पर। थैंक यू सो मच सर। और ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।